Hello friends and welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and in this video we are going to discuss about WBJE 2020 e-काउंसलिंग प्रोसेस। इस साल जो आपका WBJE का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि अभी 7 अगस्त को रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसी के साथ आपका काउंसलिंग के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो टेंटेटिव डेट है आपका काउंसलिंग का वो है 12 अगस्त, इसीलिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस काउंसलिंग की कि इस बार जो काउंसलिंग होने वाला है ये का पूरा ऑनलाइन होने वाला है। मीन्स आपको कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सब ऑनलाइन होगा और वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर के थ्रू होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो आपका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है देयर विल बी 2 सेपरेट अनकनेक्टेड काउंसलिंग। तो इस बार आपका 2 तरह का काउंसलिंग होने वाला है। एक होगा आपका WBJE 2020 रैंक होल्डर्स के लिए और दूसरा होगा आपका JEE मेन के रैंक होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WBJE के रैंक होल्डर्स के लिए। ओके, तो इनका जो काउंसलिंग होगा वो सारे सीटों पे होगा एक्सेप्ट फॉर दोज सीट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर JEE मेन रैंक होल्डर्स। इस बार इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनका जो काउंसलिंग होगा एटलीस्ट 3 राउंड्स का तो होगा ही और अगर ज़रूरत पड़ा तो इससे भी ज़्यादा का हो सकता है। जो 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है काउंसलिंग में तो आप सेकंड राउंड से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, लास्ट ईयर आपका ये फीचर अवेलेबल नहीं था काउंसलिंग का। 5th पॉइंट जो आपका है वो है वैकेंट सीट्स अंडर TFW SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है वो सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के बच्चों को मिल सकता है, या अगर ये सीट खाली रह गए तो ये जनरल कैटेगरी के लिए कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं JEE मेन 2020 रैंक होल्डर्स के लिए। तो अगर ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन्हें 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा और इनका जो काउंसलिंग होगा वो सिर्फ 1 राउंड का होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो WBJE 2020 रैंक होल्डर्स को अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या डिटेल्स देने पड़ेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ही शी मस्ट इनपुट बैंक डिटेल्स इन केस ऑफ एनी रिफंड, इनपुट्स हिज 12th स्टैंडर्ड एकेडमिक स्कोर्स एंड स्कोर इन इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड। यानी आपको बैंक डिटेल्स और 12th और 10th का स्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जो हम लोग भी देखेंगे। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे उनमें आपका 10th क्लास का एडमिट कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, इफ़ नेसेसरी इनकम सर्टिफिकेट। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत होती है या फिर बहुत लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बोर्ड ने 17,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है कि बच्चे फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ और डॉक्यूमेंट अपलोड करवा पाएँ। ओके, आपके 17,000 कॉमन सर्विस सेंटर में ये सुविधा फ्री में उपलब्ध है। और कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है डिटेल्स फिल करने के टाइम, ये कि आपको फिर से डिटेल्स चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। नो करेक्शन विल बी अलाउड। मतलब कि अगर आपने किसी गलत इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको सीट अलॉट नहीं होंगे। ठीक है, आप फिर से उन जो डिटेल्स हैं उनको चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी डन ऑनलाइन एट VRCs, यानी वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको SMS के थ्रू पता चलेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको फिर से अपलोड करने के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तब आपको सही अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तभी आपको सीट अलॉट किए जाएंगे, वरना नहीं किए जाएंगे। तो आप बात करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पोर्टल पे आपको उन सारे कॉलेजेस का लिस्ट दे दिया जाएगा जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो और उसको आपको अपने चॉइस के हिसाब से फिल करना है। यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको फिल करना है कि पहले आप कौन सा कॉलेज या ब्रांच लेना चाहते हो, सेकेंड में कौन सा लेना चाहते हो, थर्ड कौन सा लेना चाहते हो, और एटलीस्ट आपको 20 कॉलेजेस या ब्रांचेस का लिस्ट देना है जिसमें कि आप एडमिशन लेना चाहते हो, तभी आपको सीट अलॉट हो सकेंगे। ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके TFW कैंडिडेट्स के लिए, तो पढ़ते हैं पहले। TFW सीट्स आर शोन एज सेपरेट चॉइस फॉर एवरी इंस्टीट्यूट एंड एवरी ब्रांच वेयर एवर एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट इज रेडी टू एक्सेप्ट आइदर TFW और नॉन TFW सीट इन सम इंस्टीट्यूट इन सम ब्रांच देन ही शी मस्ट सेलेक्ट बोथ। If he she selects only non-TFW seat, he she will not be allotted any TFW seat even if available. Similarly, if he she selects only TFW seat, he she will not be allotted any TFW seat even if available.
तो इस पैराग्राफ में जो आपको पूरा लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि चॉइस फिलिंग के टाइम आपको TFW की सीट्स और नॉन TFW की सीट्स सेपरेट दिखाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप TFW में एडमिशन लेना चाहते हो TFW सीट्स में, तो आपको सेपरेटली चॉइस अपना फिल करना पड़ेगा TFW के लिए। और अगर आप नॉन TFW सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी सेपरेटली आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ TFW सीट के लिए चॉइस फिल करते हो तो आपको सिर्फ जो अलॉटमेंट है वो TFW सीट में मिलेगा, या फिर अगर आप नॉन TFW सीट के लिए चॉइस फिल करते हो तो सिर्फ आपको नॉन TFW सीट के लिए अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप दोनों में लेना चाहते हो तो आपको दोनों चूज़ करना पड़ेगा सेपरेटली, ओके। यही लिखा हुआ था इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट आपका चॉइस लॉकिंग के बारे में। तो चॉइस लॉकिंग में क्या होगा कि आपको हर राउंड के पहले अपना चॉइस आपको लॉक कर देना पड़ेगा, तभी आपको सीट अलॉट होंगे। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका चॉइस को लॉक नहीं करेगा, और अगर आपने लॉक करना भूल गए तो आपको जो सीट है वो अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट लॉक हिज हर चॉइसेस विथ प्री अनाउंस डेट एंड टाइम। कैंडिडेट कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ हिज हर लॉक चॉइसेस। नो ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय द सिस्टम। मीन्स सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके चॉइसेस को लॉक नहीं करेगा। यदि आप चॉइसेस को लॉक करना भूल जाते हो तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा उस राउंड में। नेक्स्ट राउंड में आप फिर से सीट को चॉइसेस को लॉक कर सकते हो, ओके। जो सेकेंड पॉइंट में आपका है, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू लॉक हिज हर चॉइसेस विथ इन प्री अनाउंस्ड डेडलाइन, he/she will not be given any allotment in the current cycle but will be considered in the next cycle and will have the opportunity to submit the choices in the next cycle, okay। अब हम बात करते हैं कि चॉइसेस फिल करने के बाद आपको अलॉटमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट साइकिल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन अ प्री शेड्यूल्ड डेट एंड ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय SMS। तो जो आपको सीट अलॉट होगी वो आपको SMS के द्वारा बता दिया जाएगा, या फिर नहीं होगी तो भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। या फिर आप खुद से भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कैन लॉग इन टू चेक देयर अलॉटमेंट। द अलॉटमेंट स्टेटस विल शो द इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच इन विच he/she हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट एंड his her चॉइस नंबर। आपको जो भी ब्रांच या इंस्टीट्यूट अलॉट किए गए हैं ये आपके वेबसाइट पे दिखाएगा आप जब अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे तो, ठीक है। जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद आप तीन चीज़ें कर सकते हो, या तो एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकते हो, एक्सेप्ट और अपग्रेड कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है। तो पहला देखते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में क्या होगा कि आप इस ब्रांच और कॉलेज से सेटिस्फाइड हो और आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप यही सीट रखना चाहते हो, तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि 5000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए पे करना पड़ेगा, 5000 TFW की कैटेगरी की सीट के लिए, और 40,000 आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए या फिर सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना, और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे तभी वो आपका फाइनल होगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर विच इज़ प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट। आप जिस इंस्टीट्यूट में अलॉट किए गए हो, तो पहला स्टेप में आप कर सकते हो एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो लॉक हो जाएगा और आपको कोई भी नया सीट नहीं अलॉट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट विथ ऑप्शन फॉर अ पॉसिबल अपग्रेडेशन। मीन्स आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो इस कॉलेज और ब्रांच से और आप आगे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपके चॉइसेस जो आप सबमिट किए थे उसमें आपको और ऊपर वाला कॉलेज या ब्रांच मिले, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अपग्रेडेशन, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली हर राउंड में आपका सीट अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट विथ ऑप्शन फॉर अ पॉसिबल अपग्रेडेशन टू हिज आर हायर चॉइसेस। और इसमें भी आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए 5000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए देना पड़ेगा, 5000 TFW कैटेगरी के सीट्स के लिए देना पड़ेगा और 40,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए देना पड़ेगा। और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं किया, मीन्स आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा आपके साथ, आपको जो सीट अलॉट किया गया है उसको वैकेंट मान लिया जाएगा और ऐसे दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा जो कि एक्सेप्टेंस फ़ी पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीट अलॉटेड टू हिम हर शैल बी डीम्ड टू वैकेटेड फॉर द करेंट साइकिल एंड विल बी अलॉटेड टू दोज who have paid the seat acceptance fee and expressed their willingness for upgradation within the same cycle, okay. The candidates will be reconsidered in the next cycle with the then vacancy, okay. मान लीजिए आपका जो फर्स्ट साइकिल है वो बंद हो जाता है और सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, तो आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन द अर्लियर साइकिल सच कैंडिडेट्स नीड नॉट रजिस्टर, दे नीड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड न्यू। मीन्स अगर आपने पहले राउंड में रजिस्टर किया था और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको फिर से सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर नहीं करने की ज़रूरत है, आप पहले ही से रजिस्टर्ड हो उसमें, और अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा है, दोज हु वेयर अलॉटेड सीट्स इन अर्लियर साइकिल बट डिड नॉट एक्सेप्ट और डिड नथिंग सच कैंडिडेट्स नीड नॉट रजिस्टर, दे नीड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड न्यू। मीन्स ऐसे लोग जिसने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था, जिसे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्हें भी फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड upgraded seats in earlier cycle with option of further upgradation, they need not upload documents and new। मीन्स जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर लिया और अपग्रेडेशन चूज़ किया उन्हें भी फिर से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। The candidates who didn't get any allotment in earlier cycle as their documents were rejected based on screening, they need to upload the documents and new। मीन्स जिनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया और उसके वजह से उन्हें सीट नहीं मिला तो उन्हें फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है, तभी वो आगे फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तभी उन्हें सीट अलॉट होगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है, दोज हु डिड नॉट रजिस्टर इन अर्लियर साइकिल एंड मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन दे नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज यूजुअल। यानी कि अगर आप सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट करते हो तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ जनरल रूल्स जो वैलिड है वो आपका है कि आप कभी भी किसी भी राउंड में अपना सीट को छोड़ सकते हो, यानी अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो कोई भी राउंड में आप अपने सीट को छोड़ सकते हो। आपका जो मनी आपने एक्सेप्टेंस फी पे किया था वो आपको 60 दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा। विड्रॉवल कैन विड्रॉ इन एनी राउंड, रिफंड विद इन 60 डेज। ओके। और अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया, मान लिया आपको कोई सीट अलॉट हो गया और फर्दर राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था, फिर आपको कोई सीट अलॉट की जाती है अपग्रेडेशन के बाद, तो आप वापस अपने पिछले सीट पर नहीं जा सकते। जो आपको सीट अपग्रेड करके मिल गई है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, नो रिवर्सल ऑफ सीट आफ्टर अपग्रेडेशन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सेंट्रल कंट्रोल रूम जो वेबजी का है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जेई मेन के रैंक होल्डर्स के लिए जो काउंसलिंग होगा वो कैसे होगा। तो इसके लिए लिखा हुआ है, द काउंसलिंग प्रोसेस शैल बी सिमिलर अबव। जैसे वेबजी का हुआ वैसे उनका भी होगा, बट अ सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश्ड फॉर इट। ओके। जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक होल्डर्स हैं उनके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन निकलेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटलीस्ट 3 राउंड्स होंगे आपके WBJE काउंसलिंग के लिए, WBJE के रैंक होल्डर्स के लिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो उससे भी ज़्यादा राउंड हो सकता है। मीन्स एक्सटेंशन के बारे में भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग मे बी ऑर्गेनाइज्ड इफ डिजायर्ड सो बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके। अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो WBJE के रैंक होल्डर्स हैं वो किसी भी कॉलेज में किसी भी अपना कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। 4th ईयर डिग्री लेवल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन ऑल इंस्टीट्यूट, 4 ईयर डिग्री लेवल फार्मेसी कोर्स या फिर 5 ईयर डिग्री लेवल आर्किटेक्चर कोर्स। लेकिन जो जेई मेन 2020 के रैंक होल्डर्स हैं वो बस जो 10% सैंक्शन सीट्स है आपका सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्री लेवल इंस्टीट्यूट्स में, बस उसी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी 10% जो सीट सैंक्शन किया गया उनके लिए बस उन्हीं में एडमिशन वो ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो जो इनका कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है सीट मैट्रिक्स को लेकर, वो देख लेते हैं कि इनका जो TFW सीट्स या फिर PW के लिए सीट्स या फिर आपका SC ST OBC के लिए जो सीट्स है वो बस वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, यानी आउटसाइड वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब कैटेगरी के जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनमें एडमिशन नहीं ले सकते। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल ओनली। ओके। ये ओनली फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स हैं ये जो रिजर्वेशन है। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट्स अंडर डिफेंस कोटा, यानी डिफेंस कोटा के अंडर जो काउंसलिंग होगा वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स अंडर दिस कैटेगरी यानी डिफेंस कोटा के अंदर शैल बी मेड ऑन ऑफलाइन बेसिस बाय WBJE बोर्ड बेस्ड ऑन इंटर्स मेरिट ऑफ एप्लीकेंट्स। ओके। ये जो डिफेंस कोटा के अंडर जो काउंसलिंग होगा ये ऑफलाइन होगा, या ई काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका 9वें पॉइंट के बारे में। तो 9वें पॉइंट में आपका लिखा हुआ है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें आप
एडमिशन तभी ले सकते हो जब वहाँ के आप रेजिडेंट हो। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कैंडिडेट्स मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी कॉलेजेस। मीन्स जो गवर्नमेंट के एडेड कॉलेजेस हैं या फिर टेक्नोलॉजी फार्मेसी कॉलेज कोई भी आपका, आप वहाँ पे तभी एडमिशन ले सकते हो जब आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो। और जो 90% सीट्स है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। ओके, अब जो बाकी 10% बचे हैं वहीं पे आउटसाइडर्स हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। एनी सीट इन आलिया यूनिवर्सिटी, एनी रिजर्व्ड कैटेगरी सीट SC ST OBC TFW PWD इन एनी कोर्स इन एनी इंस्टीट्यूट। मीन्स जो रिजर्व कैटेगरी के सीट्स हैं वहाँ पे आउटसाइडर एडमिशन नहीं ले सकते, वो सारे वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होने चाहिए। 10th पॉइंट में आपका लिखा हुआ है लीगल जुरिस्डिक्शन के बारे में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपका अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो आपको वेस्ट बंगाल में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है इसमें। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की WBJE 2020 ई काउंसलिंग के बारे में और हमने डिटेल में एक एक चीज़ को देखा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।